हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सेलेंस। देखिए, आज से हम टिल पेपर तक बात करेंगे पूरे एक एक चैप्टर की, 10th क्लास एंड 12th क्लास बोर्ड क्लासेस की। और आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है क्या? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, इस चैप्टर को हम रैपिड रिवीजन में डालेंगे, हम सारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे ने बोर्ड की तैयारी नहीं करी है, बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करी है, हम अब देखिए 2 महीने हैं, आप प्लीज बोर्ड की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें। चलिए मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस सबको पता है, सब जानते हैं। हिंदी में मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, मतलब किसकी? समीकरणों की। किसकी बात करेंगे? समीकरणों की। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है, चाहे कोई हरियाणा बोर्ड से संबंध रखता हो, एचबीएससी बोर्ड से संबंध रखता हो, चाहे कोई सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखता हो, हम बात करेंगे दोनों बोर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की आपके बुक में दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहला केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो कैसे लिखा जाती है? वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ये वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखी जाएगी? चलिए, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करूं तो वर्ड इक्वेशन के आपके उसमें कैसे दे रखी है। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है? ये आपकी वर्ड इक्वेशन है। जब हम किसी भी इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब पूरा नाम लिखा जाए, पूरा नाम, जैसे मान लो किसी का नाम हम राजू रख दो, राजू पूरा लिख दिया हमने, आर से सिंबल नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं और MgO हो गया। इनको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए O2 2Mg, चलिए मैं बैलेंस नहीं करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो Mg प्लस O2 दैट गिव्स टू MgO। ठीक है, इसे कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन, सॉरी सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, अब सिंबॉलिक इक्वेशन के बाद आई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो बच्चा बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, दैट गिव्स टू के बाद भी एक है। इन सबको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और दैट गिव्स टू के जब राइट साइड जो लिखा जाता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड। ठीक है, और उसे कहते हैं हम राइट साइड, जो भी चीज आपकी होती है उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, राइट साइड वाले प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स। ठीक है, और मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अनबैलेंस कैसे हुआ? भाई एक Mg इधर है लेफ्ट साइड, एक Mg राइट साइड, दो O2 इधर है, मेरे यहाँ पे वो कितना है? 1। जब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट हो, इक्वल हो, जब ही आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अगर वो इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस, और अगर ये इक्वल है तो मतलब क्या है? ये बैलेंस नहीं है। अगर इक्वल है तो बैलेंस है, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस है। ठीक है जी, चलिए, तो अब बैलेंस इक्वेशन की मैं बात करूं, तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब बैलेंस कोई इक्वेशन होती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम? देखो, यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे 2 है, तो O को हमने डबल कर दिया और Mg को भी डबल कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 2Mg प्लस O2 दैट गिव्स टू 2MgO।
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, ठीक है जी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के एलिमेंट जब इक्वल हो जाए तो मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए हम जितने दिन भी बात करेंगे ना किसी क्वेश्चन के साथ करेंगे, और तो आपको एक नंबर मिनिमम 1 नंबर तो आपका पक्का करा के छोड़ूंगा हर डे, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूं बैलेंसिंग की, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आपकी बुक में से 100% आने वाला है बोर्ड में, ये लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। 100% आपकी बुक में क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। अब क्या टर्म चेंज हो सकती है, टर्म्स भी बता दूंगा, टर्म्स चेंज हो सकती है, पर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में या 2 नंबर में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करें, कैसे हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने की जो चीज है वो कैसे देखी जाएगी, जैसे Fe है, यहाँ पे Fe3O4 है या H2 है या H2 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये आपके क्या है इधर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपको अलग अलग दिख गए हैं, ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ से, रिएक्टेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इनके रिएक्टेंट्स की। तो ऐसे अब हम एक डाटा बनाएंगे, सबसे पहले आपको ऐसा ही करना है। आप जब डाटा बनाएंगे तो ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है जी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, तभी होगा, ठीक है। अभी एक सेकेंड, मैं यही चीज मांग रहा हूँ जब से, हाँ अब मैं कह रहा हूँ मिटान कर। चलिए तो रिएक्टेंट की हम बात करते हैं, तो रिएक्टेंट की जब हम बात करेंगे तो Fe, देखिए सबसे पहले Fe लिखा हमने, उसके बाद O, उसके बाद H, तीन एलिमेंट हमारे पास है, तीनों एलिमेंट हमने लिख लिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट में भी, तो प्रोडक्ट में देखते हैं, देखिए एलिमेंट इधर लिखेंगे, एलिमेंट ये आपका रिएक्टेंट है, तो Fe, O और H तीनों चीज लिख ली है आपने, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आगे, इधर भी Fe है, O है और H है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा यही चीज ध्यान रखनी, आधी बैलेंसिंग तो वैसे ही हो जाएगी आपकी, आपको ये H सबसे नीचे लिखना है, H आप सबसे नीचे लिख के चलेंगे, अपने आप आधी बैलेंसिंग होती चली जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट की तरफ Fe कितने हैं, 1 है, 1। इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ Fe कितने हैं, 3 है, ठीक है। इधर मैं बात करूं तो H कितने हैं, 2 है, O कितना है, 1 है। इधर यहाँ पे O कितने हैं, 4 है, और H कितने हैं, 2 है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन को तब कह सकते हो जब उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एलिमेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। अगर मान लो वो इक्वल होंगे तभी वो एक बैलेंस इक्वेशन है, नहीं तो वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, हम नीचे एलिमेंट्स की संख्या नहीं लगा सकते, हम कहा किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके सामने कांस्टेंट वैल्यू पे, कांस्टेंट टर्म पे। तो जैसे यहाँ पे 3 है, कम वाले को ज्यादा बनाना है, ये 3 है, 3 को कैसे बनाएंगे, 1 को 3 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए 3 एक बार में एक एलिमेंट को इक्वल कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट में Fe कहां है, यहाँ रहा, तो Fe को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। बाकी सब एज इट इज, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है जी। अब आपके पास क्या मिला, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो Fe, O और H, ठीक है जी। इधर आपका क्या है, रिएक्टेंट्स है, और इधर आपका क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, तो अगर हम Fe की बात कर रहे हैं तो
तो Fe यहाँ पे कितना आ गया है 3, H यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, Fe यहाँ पे कितना है 3, O कितने हैं 4 और H कितने हैं 2। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा Fe है वो इक्वल हो चुका है। अब दूसरी चीज क्या निकल के आती है कि O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो चलिए अब हम इसको इक्वल करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ किया है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या आएगी कि 3Fe प्लस O कहाँ है रिएक्टेंट में ये रहा। अब यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, यहाँ तो हम नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कहाँ यहाँ पे। तो कितना लगाना है 4H2O as it is that gives to Fe3O4 plus H2। अब कहाँ लगाया हमने 4 यहाँ पे। अब इस 4 का इम्पैक्ट देखो इस H पे भी पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक नई डाटा बनेगी, जब हम डाटा बनाएंगे एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं Fe, O और H। चलिए रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हम देखते हैं Fe कितना है 3, अब हम यहाँ से देख रहे हैं Fe कितना है 3, H कितना होगा, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखिएगा 4 2 जा 8 हो गया है H और O कितना है यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। Fe रिएक्ट प्रोडक्ट में कितना है 3, H कितना है 4 और O कितना है 2। तो देखिए ये P इक्वल हो गए हैं, H O इक्वल हो गया, बह गया H को इक्वल करना है तो H तो यहाँ पे पहले से 8 है, कम वाले की तरफ हमें जाना है, तो कम वाले की तरफ जब हम जाएंगे तो 2 है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। तो हमने क्या किया जहां H था प्रोडक्ट में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां लिख रहा हूं कि 3Fe, देखो इक्वेशन क्या बनेगी यहां लिख रहे हैं हम 3Fe 3Fe plus 4H2O that gives to Fe3O4 प्लस में। अब हमें ये प्रोडक्ट में यहाँ पे H है और H को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4H2, तो ये आपकी आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, ठीक है। और यही आपके देखिए आपकी टर्म्स चेंज हो सकती है, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, बट ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूर आपके पेपर में मिलेगी, तो इसको जरूर करके दिएगा, ठीक है। और इसको आप करके चलेंगे तो आपका 1 नंबर मिनिमम 1 नंबर तो आपका बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो आज आपने क्या देखा, क्या सीखा, इक्वेशन सीखी है आपने। ये आपका एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। बट आपको इक्वेशंस पता लग गई कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की, किसकी बात करी थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। अब हम बात करने वाले हैं जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस 100% आपके पेपर में आएगी, 100% आपके पेपर में मिलेगी, ठीक है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई में 1 मार्क का एमसीक्यू मिलने वाला है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। और अगर आप हरियाणा बोर्ड से तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, और एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। कल हमने बात किया कितने प्रकार की इक्वेशंस होती हैं, कैसे कैसे हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, और कैसे आज हम एक बैलेंस इक्वेशन लिए इसको हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपना, सबसे पहला काम एलिमेंट्स लिखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके इसमें लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्या है आपका रिएक्टेंट और ये आपका क्या है प्रोडक्ट। चलिए एलिमेंट्स के साथ आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी संख्या देखेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं, Na, S, O और H। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम H और O को कहां लिखेंगे, लास्ट में। कहां लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और H अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। और ये इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है हम H के चक्कर में ना, H के चक्कर में इतना लग जाते हैं कि हम बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना भूल जाते हैं या दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं हो पाता है। बट हम क्या करेंगे, H को कहां लिखेंगे, लास्ट में। कई बार ऐसा होगा कि H अपने आप ही बैलेंस
हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो Na क्या है आपका, कितना रिएक्टेंट में Na देखना, Na कितना है 1। Na क्या होता है सोडियम, Na क्या होता है, चलिए तो Na देखेंगे Na 1 है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर की, सल्फर भी यहाँ पे कितना है 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना 1 और 4 कितने हो गए 5। उसके बाद H देखेंगे, H कितना है 2 और 1 3। ठीक है जी, तो रिएक्टेंट की तरफ हमने देख लिया। रिएक्टेंट हमेशा कौन सी तरफ लिखा जाता है, रिएक्शन के लेफ्ट साइड। कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो Na2, यहाँ पे Na कितना है 2 है, और सल्फर कितना है यहाँ पे 1, और आपके पास O कितना है यहाँ पे 4 और 1 5, और H कितना है यहाँ पे आपके पास 2, कितना है 2। चलिए बात समझ में आई, इतनी इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना। क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। अब ये चीज बैलेंस कैसे होगी, कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइज ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लाइज ऑन प्रोडक्ट। बात समझ गए कि रिएक्टेंट की तरफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स किधर होने चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम। तो जब हम चेक करने जाएंगे तो देखिए हम देखते हैं कि Na कितना है 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 2 है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था कम वाले को ज्यादा करना है। क्या करना है, कम वाले को ज्यादा करना है। तो कम वाले को ज्यादा कैसे करेंगे, Na को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बदल जाएगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन, और इक्वेशन को फिर हम क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे। तो Na को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट में Na कहाँ है, ये रहा। मैंने बताया था आपको यहाँ पे नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं हम, आगे। कहाँ लगाते हैं किसी को वैल्यू को, आगे। तो क्या बन जाएगा 2Na, OH इसके साथ में है, OH प्लस H2SO4, बाकी रिएक्शन एज इट इज लिखी जाएगी, Na2SO4 प्लस H2। बाकी जितने भी रिएक्शन है पूरी की पूरी एज इट इज, बस हमने क्या किया 2 लगाया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा बन गया, डाटा बन के आ गया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट। तो डाटा क्या बना, Na के बाद S, फिर O, फिर H। तो Na कितना है 2 1 जा 2 हो गया। अब इसमें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इधर। Na कितना हो गया 2, उसके बाद S कितना है आपका 1, उसके बाद O कितना है आपका, ये वाला 2 हो गया। 2 जो है ये Na से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी मल्टीप्लाई होगा, और H से भी मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, H से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या देखा हमने, 2Na 2O और 2H। ठीक है, तो S कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ये, और 4 ये, कितने हो गए 6 हमारे O हो गए। अब हम बात करते हैं H की, तो H कितने हो गए 2 ये रहा, और 2 ये, कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, प्रोडक्ट की तरफ। किधर देखेंगे, जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, Na कितने हैं 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 और 1 5, और H कितना है यहाँ पे 2। बात समझ गए, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। क्या बैलेंस हो गया, देखिए ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों चीजें बैलेंस अभी भी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है। क्या करना है, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगी। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2NaOH प्लस में, अब ये 2 से मल्टीप्लाई किधर किया, प्रोडक्ट की तरफ किया, किधर किया है, तो हम प्रोडक्ट पे ही छेड़ेंगे। कहाँ छेड़छाड़ करेंगे, प्रोडक्ट में छेड़छाड़ करेंगे। तो रिएक्टेंट को तो छेड़ना ही नहीं है, रिएक्टेंट तो एज इट इज। उसके बाद कहाँ छेड़ना है, H, जहां लास्ट में H को छेड़ेंगे बस। Na2SO4 प्लस 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 2H2O। ठीक है जी, हो गया।
बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, दोबारा डाटा बनाते हैं। हर इक्वेशन के बाद डाटा बनेगा, हर इक्वेशन के बाद क्या बनेगा, डाटा बनेगा। जब तक वो डाटा इक्वल नहीं आ जाता, जब तक वो डाटा इक्वल नहीं आ जाता तब तक क्या है, हर इक्वेशन के बाद क्या बनेगा, डाटा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट्स में क्या क्या, Na, S, O एंड H। Na कितना हो गया यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ 2, S कितना है 1, O कितना है 2 और 4 6, H कितना है 2 और 2 4। ऐसे इधर देखेंगे Na कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4 और 2, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 और 4 कितना हो गया 6 और H कितना है 2 2 जा 4। तो क्या ये इक्वल है, हर एक एलिमेंट इक्वल हो गया रिएक्टेंट के। देखिए इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 4, इधर भी 4। तो आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई वो क्या आई, 2NaOH प्लस में H2SO4 that gives to Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने, ठीक है। चलिए अब सीबीएसई कैसे पूछेगा, एमसीक्यू दे देगा और बोल देगा, यहाँ पे लिख देगा x, क्या लिख देगा x लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा y। चलिए y लिख दिया और आपको एमसीक्यू में बोल देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको पूरी ये निकालनी है, उसके बाद आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब जैसे हमारा यहाँ पे कितना आया 2 आया और यहाँ पे हमारा कितना आया 2 आया, तो x की वैल्यू भी कितनी हुई 2 और y की वैल्यू भी कितनी हुई 2, ठीक है। इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा बोर्ड में सीधा भी पूछा जा सकता है और एक्स वाई की वैल्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। देखिए अभी तक हमने बात करी केमिकल इक्वेशंस की, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए केमिकल रिएक्शंस हमेशा कब होती है, जब उसके टेम्परेचर, उसके प्रोडक्ट में या क्या कहते हैं उसके स्टेट में या उसकी स्मेल वगैरह में, इन सब चीजों में जब चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर हम बात करें आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें 10th क्लास के, तो सबसे पहला जो आपके उसमें आता है रिएक्शन वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, इसको अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, हमें क्या मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले। देखिए प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसको हम राइट साइड लिखते हैं, और रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जिसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, कब, किसके अंदर से, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कनेक्ट हो। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और मिलके क्या बनाए, फॉर्म क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट। जब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन मतलब जुड़ना, कंबाइन मतलब जुड़ना। और जुड़ेगा कैसे भाई, 2 या 2 से ज्यादा कोई चीज जुड़ जाए तो कंबाइन हो गई, ठीक है। और रिएक्शन की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में जुड़ जाए तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे सिंगल। और सिंगल प्रोडक्ट क्या हुआ, क्या हुआ सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। क्या हुआ, बात समझ में आई। तो इसको अगर हम हिंदी मीडियम में बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स को क्या कहते हैं, अभिकारक। तो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जब आपस में रिएक्ट करते हैं
तो मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, क्या बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि क्विक लाइन को पानी में डाला गया तो क्या मिला, स्लैक लाइन। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमेशा हीट बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है शादी, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया, है ना। आप देखना अक्सर जो शादियां होती है वो कब होती है, सर्दियों में होती है ना, ताकि अगर रिप्रोडक्शन हो तो हीट कहाँ निकले, बाहर निकले, ठंड ना लगे ज्यादा, है ना। उससे एक और बेनिफिट है, क्या है, हम सब क्या है, इस धरती पे हर कोई इंसान किसी ना किसी का अपने माता पिता का प्रोडक्ट है कि नहीं, हर एक इंसान प्रोडक्ट है। तो कंबाइन कोई हुआ, प्रोडक्ट हम है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो एक क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं, क्विक कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी में बात करो तो बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलेंगे, ठीक है। उसमें पानी डाल के, सफेदी होती है यार, सिंपल आपके घर में सफेदी होती है, सफेदी तो है ही, और क्या है, चूरे को पानी मिला दिया, पानी मिलाते क्या हुआ, सफेदी बन गई, ठीक है। सफेदी बनने के बाद उसमें से क्या निकलती है, निकलती निकलती, इतना बड़ा डंडा लेके रखता है वो, है, डंडे से ऐसे इलाज करता है, होता नहीं होता, करता नहीं करता, तो क्या है वो सारा, क्या है वो, बुझा हुआ चूना बन जाता, बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला दिया, बुझा हुआ चूना बन गया। मतलब क्विक लाइन में पानी मिला दिया, क्या बन गया, फ्लैट लाइन। जब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तब तब क्या बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। जब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तब तब हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट में, सिर्फ एक सिंगल, इसके अलावा एक और आ जाता ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होगी, जब एक ही प्रोडक्ट आपको मिले, क्या मिले, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता और एक हीट बाहर निकले। हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, हीट कहाँ निकलेगी, बाहर। और हीट जब बाहर निकलेगी, जब जब हीट बाहर निकलेगी तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आज हम बात करेंगे किसके बारे में, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक, हाँ, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और उस सिंगल प्रोडक्ट से क्या निकल रही थी, हीट बाहर निकल रही, ठीक है। और उस हीट बाहर निकलने की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, थर्मल नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक्सोथर्मिक, क्या बोल रहे थे, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं, रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव मैनी सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब कि एक रिएक्टेंट, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, लेफ्ट वाली साइड को, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट जब क्या होगा, ब्रेक होगा बहुत सारे इसमें सिंपल प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग निकल के आएंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया है जो एक सिंगल मतलब एकल, क्या चीज, एक अभिकारक, सिर्फ एकल अभिकारक क्या करे, बहुत सारे उत्पादों में टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 that gives to Fe2O3 plus SO2 plus SO2, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी बोर्ड में था, सीबीएसई में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है, फेरस सल्फेट मतलब सॉलिड फॉर्म, ठीक है।
अगर FeSO4 सेम फॉर्मूला सॉलिड फॉर्म में है तो फेरस सल्फेट बोलेंगे, एक्वस फॉर्म में ही है तो आयरन सल्फेट बोला जाएगा इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा बोलने में। ठीक है, तो फेरस सल्फेट हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए उसको क्या दिया जाता है, हीट दी जाती है। वो हीट बहुत सारे टाइप से दी जा सकती है। अगर हम हीटिंग के द्वारा वो हीट दे रहे हैं तो उस डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए क्या है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, हमें वो मिल रही है, हम निकाल रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक प्लेस हो रहा है, तो हीटिंग के द्वारा हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय सनलाइट तो फोटो डिकम्पोजिशन, बाय इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन ध्यान रख रहे हैं। बाय हीटिंग में थर्मल, अच्छा बाय मैं लिख रहा हूँ सनलाइट, बाय सनलाइट अगर है आपके पास तो ऐसे डिकम्पोजिशन क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। और अच्छा उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी है तो बाय इलेक्ट्रिसिटी या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको ये तीनों चीजें। डिकम्पोजिशन भी 3 टाइप से आपकी बुक में, क्या क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, और इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे। सनलाइट का एग्जाम्पल आपके बहुत प्यारा दे रखा है। ठीक है, इसका सिल्वर क्लोराइड का, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, आपको सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो एज ए टीज याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपके उनके एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इससे आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख ली, डिकम्पोजिशन देख ली, डिस्प्लेसमेंट देख ली, अब हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, बट इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं रिएक्टेंट्स के। क्या होता है, रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह इसमें ये नहीं है कि क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर, यहाँ क्या है, दोनों, यहाँ क्या है, जैसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, रिएक्ट कर रहा है सी और डी, सी और, बस पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला किसको लेके जाएगा, पॉजिटिव वाले को। मतलब क्या बन गया, पहले लिखेंगे पॉजिटिव उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव, सी बी बन गया। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव किसको लेके जाएगा, इस वाले पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव और डी, मतलब ए डी क्या बन जाएगा, ए डी। बात समझ में आई। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस, क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस। ठीक है, और कहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। कहाँ एक्सचेंज हुआ है, जब रिएक्टेंट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते वक्त आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो हमें बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो जो ये बैरियम सल्फेट है ये इनसोल्युबल क्रिस्टल्स मिलते हैं, इनसोल्युबल क्रिस्टल समझते हैं आप। ठीक है, तो इनसोल्युबल क्रिस्टल्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इनसोल्युबल, इनसोल्युबल मतलब जो पानी में ना घुले, पानी में ना घुले ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे क्रिस्टल्स के क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट बने होते हैं, क्रिस्टल्स मतलब प्रेसिपिटेट बने होते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, तो आपके बोर्ड में एग्जाम में अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रही है तो आप डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ रही है तो भी आप यही एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दोनों में है, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए राइट डाउन कीजिए फिर हम आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे जिस भी रिएक्शन की हमने बात करी, एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि A प्लस बी दैट गिव्स टू C। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके
कंपोनेंट बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा था कि भाई सी जो था कोई एक रिएक्टेंट था, क्या होता उसको हीट प्रदान कर रहे थे, तो वो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट रहा था, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, इसलिए उसको रिएक्शन को क्या बोल रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोल रहे थे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी कि भाई जो ए था, मान लो ए सी डी हमने तीन वो ले लिए हैं, तो क्या हुआ कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर रहा था लो रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, और हमारा हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके दूसरे नेगेटिव के साथ मैच हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, किसमें होगा, रिएक्टेंट्स में होगा, रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ठीक है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखिए ये सारे के सारे, और जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये वीडियो मैंने डाली हुई है, इसमें आप जरूर जाके चेक कीजिएगा, ठीक है, कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ठीक है, और ये चारों रिएक्शन हमने पढ़ ली है, ठीक है। इससे आगे हम कल बात करेंगे, ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस भी हम बात करने वाले हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो अभी आप जो भी आपका डाउट हो उसको कमेंट कीजिएगा, ऐसे टॉपिक की जिसकी तरफ बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है टॉपिक, एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और कलर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है सीबीएसई में कई बार या हरियाणा बोर्ड में कई बार क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कोई एक्स एलिमेंट दे रखा है या एक्स कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और आप जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, आपको दे दिया कि एयर के साथ रिएक्ट कर गया, कि एक्स कोई एलिमेंट है एयर के साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बना रहा है, व्हाइट कलर का कंपाउंड बना रहा है, हमें नहीं पता क्या बना रहा है, ठीक है, तो वो एलिमेंट बताइए कौन सा होगा, ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे, चलिए आइए। तो सबसे पहला जो आपका है वो है आयरन एलिमेंट है, ठीक है, सिंबल उसका क्या होता है Fe, और उसका कलर कैसा है, ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर का आयरन होता है। उसके बाद सिल्वर Ag सिंबल है, शाइनी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, याद करने की टेक्निक में मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गोल्ड है, Au सिंबल है, येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद जिंक है, Zn सिंबल है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये भी व्हाइट कलर का पाया जाता है। कार्बन, देखिए कार्बन वैसे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से भरी पड़ी है, आप जैसे 11th-12th हम बात करेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से भरी पड़ी है, बट मैं जिस कार्बन की बात करूंगा वो एक कोयल के रूप में प्राप्त होता है आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो कार्बन किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। उसके बाद कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड्स की। सबसे पहला कंपाउंड जो आपके पास है वो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, देखिए ब्लू कलर का होता है, ठीक है, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, अगर कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है, तो वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। चलिए, कॉपर सल्फेट अगर एनाइड्रस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो व्हाइट कलर का पाया जाएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O इलेक्ट्रिक कलर का होगा, लाइट ग्रीन कलर का पाया जाएगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, रेडिश ब्राउन। तो आपको ध्यान रखना है इस कंपाउंड और उसके क्या क्या सिंबल है और क्या क्या कलर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर। देख कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, क्विकलाइन, क्विकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन, ठीक है। चलिए, तो क्विकलाइन हो चाहे सिलेक्ट लाइन हो, आपको किस कलर का मिल रहा है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कोई एक्स कंपाउंड है, व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, और उस कलर मार देगा आपको, मान लो बोल देगा व्हाइट कलर कंपाउंड, तो आधी चीज तो आपकी माइंड क्लियर हो जाती है कि व्हाइट कलर का कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। तो जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, और उसके साथ साथ येलो भी हो सकता है अगर वो गर्म है तो। अगर जिंक ऑक्साइड हॉट है, गर्म है, तो उसके जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, गर्म है, तो वो येलो कलर का भी पाया जा सकता है, ठीक है, येलो कलर का जिंक ऑक्साइड हो सकता है। चलिए बात करते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है,
PbNO3 किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, AgCl किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr पेल ग्रीन कलर का मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है तो कलरलेस हो सकती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कलरलेस होती है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अधिकतर सभी एलिमेंट्स या सभी कंपाउंड्स व्हाइट है, तो व्हाइट की एक अलग ही लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना बस AgBr जो येलो, ये पेल येलो पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड जो है वो येलो मिल सकता है अगर वो गर्म है तो, ठीक है। और ये कंपाउंड अलग अलग कलर के हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस फॉर्म का है वो व्हाइट कलर का ही है। तो ये सिंबल और इनके कलर कंपाउंड्स के और एलिमेंट्स के ध्यान रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कल हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ठीक है, और रिडक्शन की मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये कलर्स आपको पता होने चाहिए, चैप्टर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कलर्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है। तो बात करेंगे चैप्टर सेकंड एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैप्टर सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे। और इसके नोट्स और इसकी क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। जो भी डाउट हो आपको रिलेटेड वो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं किससे? चैप्टर सेकंड को। तो देखिए चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। क्या नाम है? एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। हिंदी में बात करूं तो अम्ल, क्षार व लवण। क्या है? अम्ल, क्षार व लवण, ठीक है। तो देखिए एसिड्स होते क्या है और बेस क्या होते हैं? देखिए एसिड्स का मतलब है कि जो प्रोटॉन को एडॉप्ट करे, प्रोटॉन को एडॉप्ट करे, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं। और बेस का मतलब क्या है? जो क्या करे? रिलीज या गेन, दोनों में फर्क है। क्या करे जल्दी बोलो? एसिड्स रिलीज करता है पॉजिटिव आयन, तो मतलब क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन अडॉप्ट कौन करता है? बेस, ठीक है। चलिए इसी बात को हम ध्यान से समझते हैं। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेसिक क्या करते हैं जो OH नेगेटिव। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉर मतलब खट्टा, कैसा होता है? सॉर मतलब खट्टा। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर मतलब कड़वा, मतलब कड़वा, ठीक है। एसिड्स में जैसे नॉर्मली बात करूं तो लेमन आ सकता है, ठीक है, ऑरेंजेस आ सकती है कई बार, ठीक है। और अगर इसमें बात करें क्या कहते हैं आर्टिफिशियल उसमें बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और अगर हम बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस भी आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो मान लो कोई व्हाइट कलर का क्लॉथ है जिसपे किसकी करी गिर गई है? स्टेन की करी गिर गई है। स्टेन समझते हो? स्टेन समझते हो? क्या होता है? दाग। क्या होता है? दाग। करी मतलब सब्जी की करी, है ना। तो सब्जी की करी के क्या करे गए? दाग लग गए। और उस दाग को हमने क्या किया? सोप के साथ हमने रब करने की कोशिश करी। किसके साथ रब करने की कोशिश करी? सोप मतलब साबुन से उसको धोने की कोशिश करी, सोप के साथ साफ करने की कोशिश करी। तो कैसे हो गए? रेडिश ब्राउन हमें दिखे। जैसे हमने उस पर सोप लगाया, तो यहाँ लग गया, सोप लगा के देखा कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन। कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन। और वो जब हम उसको धो देते हैं, वॉश कर देते हैं बाद में पानी के साथ, तो हमें दोबारा से कैसा मिलता है? येलो कलर में मिलता है। कैसे कलर में मिलता है? तो बात समझ में आई? सिंपल है। किसी भी व्हाइट क्लॉथ के ऊपर करी गिर गई है, ठीक है, उसको हमने साबुन लगाई, रेडिश ब्राउन कलर दिखा, उसके बाद हमने उस साबुन लगाने के बाद उसको धो दिया तो वो येलो कलर दिखा। ये सब क्या था? ये इम्पैक्ट ऑफ बेस था। क्या था ये? सोप क्या है? बेस है। सोप क्या है? बेस है, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं। अब हमें कैसे पता चला कोई चीज सोप है, सॉरी कोई चीज बेस है या कोई चीज एसिड है? हम उसको कैसे देखेंगे? किस तरीके से हमें पता चलेगा? तो इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स का मतलब, इंडिकेट मतलब बताना, इंडिकेटर्स मतलब बताना। हमें कोई बताता ही तो है कि भाई ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। जो चार्जर है, क्या कौन बताएगा चार्जर क्या होता है?
पेट्रोल करंट को लेके जा रहा है, चार्जर है, हमारा फोन चार्ज कर रहा है इसलिए वो चार्जर है। नहीं तो इंडिकेट करना, इंडिकेट जो करता है वो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, हमें बताता है ये कोई चीज कैसे, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक, क्या बोलते हैं, याद रहेगी, एक प्राकृतिक और एक, हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक और कृत्रिम, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। चलिए अगर नेचुरल इंडिकेटर्स की मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है लिटमस पेपर, क्या क्या दिया हुआ है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्या है ये। और देखिए नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ मैं इसकी कलर की बात करूं तो ये पर्पल डाई होती है, कैसी होती है ये, पर्पल डाई होती है, ठीक है। अगर आप ये कहां से मिलती है, वो लीचन से मिलती है, कहां से मिलती है, लीचन से। एक्सट्रैक्टेड मतलब लीचन से मिलती है, लीचन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं। अच्छा लीचन मतलब थैलोफेटिया नाम का एक प्लांट होता है जिसमें से हम लीचन में से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आ गया आपका टर्मरिक, क्या आ जाता है, टर्मरिक तो सबको पता है, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। अच्छा उसके बाद ये क्या है, रेड कैबेज लीव्स, क्या होता है ये, रेड कैबेज लीव्स, रेड मतलब लाल, कैबेज मतलब गोभी, हाँ ठीक है ना। तो मतलब कि उसके पत्ते भी क्या काम करते हैं, हमारे इंडिकेटर्स का काम करते हैं, किसका काम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं थर्ड वन सॉरी फोर्थ वन बात करूं तो पेटल्स, पेटल समझते हैं, फ्लावर के पेटल समझते हैं, रंग बिरंगे होते हैं ना, नीचे खुले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं नीचे, जिससे हमें बिल्कुल खूबसूरत सा अट्रैक्शन फील कराते हैं फ्लावर के प्रति, ठीक है। तो वो क्या है, पेटल्स है। और कुछ फ्लावर के पेटल्स जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पेनिटिया या जर्नियम, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, जैसे ये तीनों एग्जांपल्स दे देगा और कहा और एक कुछ भी लिख देगा, जैसे मान लो एक मिथाइलिन लिख दिया और बोलेगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, बात समझ गए। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इनमें से एक लिख देगा, ठीक है, और लिख देगा मिथाइल फिलोक्सीन और कहेगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, ध्यान रखना है, आ सकता है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में सबसे पहले कौन सा होता है, मिथाइल ओराइल, ठीक है। सेकंड होता है फिलोक्सीन, ठीक है। तो इंडिकेटर समझ में है, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स उसे कहते हैं जो एसिड्स और बेस में डिफरेंस हमें बता कि ये एसिड है और ये बेस है। और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल कौन कौन से, लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, रेड टेबल लीव्स है, और कुछ पेटल्स है, कुछ फ्लावर्स के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। लिटमस पेपर किस कलर का, पर्पल डाई होता है नॉर्मली, ठीक है, जो लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, थैलोफेटिया, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये जो इंडिकेटर्स है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है भाई, हमारे इंडिकेटर से हमें पता चल रहा है कैसे होता है कैसे नहीं। कोई कोई इंडिकेटर ऐसा भी होता है जो नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है ना, या कोई कोई ऐसा भी होता है जो नेचुरल सिंथेटिक छोड़ो, कोई कोई अब इनमें से जितने भी है, जितने भी इंडिकेटर्स, या तो वो एसिड बताएंगे या वो बेस बताएंगे, या तो वो एसिड बता सकते हैं या वो, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एसिड भी बताते हैं और बेस भी बताते हैं, उनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। चलिए देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, किसकी बात करेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हम देखते हैं, सब सब्सटेंसेस बोथ ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है, दोनों के साथ चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक। मतलब हमें देखो कोई एसिडिक बिहेवियर बता रहा है तो मतलब वो एसिडिक ही बता रहा है, कोई बेसिक बता रहा है तो बेसिक इंडिकेटर, कोई एसिडिक बता रहा है तो एसिडिक इंडिकेटर। लेकिन जो दोनों बताए उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्या बोलेंगे। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टर्म कौन से हैं, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव, क्या है, वनीला, ऑनियन और क्लोव, ठीक है। और
इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, पिछले साल भी था पेपर में, ठीक है। इसके साथ देखो हमें ये पता होना चाहिए अगर कोई इंडिकेटर काम कर रहा है, जैसे मान लो लिटमस पेपर की बात करें, किसकी बात करें, लिटमस पेपर, तो वो कैसे चेंज होगा, देखो रेड, रेड कलर क्या चीज, रेड कलर कैसा है, खतरनाक, है ना, खतरनाक का प्रतीक है ना रेड कलर, वैसे कलर बहुत अच्छा है बट हम डेंजर के लिए रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है, तो रेड कलर, ठीक है, तो रेड, रेड कलर प्रतीक है डेंजर का, मतलब डेंजर क्या है, एसिड है हमारे लिए, क्या है, एसिड है, तो जाहिर सी बात है जो रेड में बदल जाए तो कैसे बदलेगा, इससे ब्लू से रेड में अगर कोई बदल जाए तो वो क्या है, एसिड है, ठीक है, जो लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू से रेड में बदलता है। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, लिटमस पेपर, ठीक है, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कर देता है, कौन, एसिड, अगर कोई भी एसिड हुआ तो, ठीक है। और अगर हम बात करें कोई रेड को, रेड में, रेड को किस में बदलेगा, रेड को कलर चेंज नहीं होगा, अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो वो क्या है, वो एसिड, ठीक है। अब देखो हम ये देखते हैं कि रेड कलर अगर बदल रहा है तो वो एसिड, इसको याद करने का एक इजी ट्रिक मैंने बता दी, रेड डेंजर का कलर होता है, डेंजर मतलब एसिड, डेंजर मतलब एसिड, ठीक है। अब देखो रेड को भी अगर हम बदलना चाहे तो रेड किस में बदलता है, ब्लू में, और वो क्या होता है आपका बेस, क्या होता है वो आपका बेस। तो ध्यान रखना, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ब्लू से रेड में बदले तो एसिड, जो एसिड होगा वो ब्लू से रेड में बदल देगा लिटमस पेपर को, और जो बेस होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए, इससे आगे चलते हैं अब हम। तो अब हम बात करते हैं किसी एसिड्स को, मान लो एसिड्स के साथ मेटल की रिएक्शन की जाए तो क्या क्या इंपैक्ट डलेगा, क्या इंपैक्ट नहीं डलेगा, ठीक है, क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी 2.3 इस चीज को बताती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। तो जैसे मान लो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हम कोई भी एसिड ले सकते थे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हमने जिंक ग्रेनुल्स डाल, देखिए जिंक ग्रेनुल्स का मतलब क्या होता है, जिंक के टुकड़े डाले, ठीक है, जिंक के टुकड़े डाले हमने, और जिंक के जब टुकड़े डालते हैं, देखिए एक बिक्कर लिया हमने, बिक्कर के अंदर H2SO4 लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, बर्न कर रहे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, कि जिंक के सरफेस पे क्या होने लग गया है, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं टर्न्स ब्लैक एंड हैज बबल्स ऑफ H2SO गैस अराउंड इट, कि जिंक के टुकड़े जो हैं वो ब्लैक कलर के होते जा रहे हैं और उसके ऊपर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल उसके चारों तरफ बनने लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं व्हाई आर बबल्स फॉर्म, तो बबल्स बने क्यों, क्या कारण रहा बबल्स बनने का, ठीक है, और क्या एक सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स क्यों बनते हैं, क्या कारण हो रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें, बिकॉज हाइड्रोजन गैस पंप्स, क्या चीज है, जो हाइड्रोजन गैस है वो पंप करती है, क्या करती है, पंप करती है इन बबल्स को, these bubbles is also used as it as high surface tension, इसकी वजह से कहाँ यूज हो रहा है, हाई सरफेस टेंशन के ऊपर। देखिए सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट अभी नहीं बात करेंगे हम सरफेस टेंशन की, ठीक है, जब हम बबल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में जब आप आते हैं तो सरफेस टेंशन का एक अलग से ही टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जो बबल्स है डू नॉट बर्स्ट इजीली, और वो इजीली क्या होते हैं, खत्म नहीं होते या निकलते नहीं। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड ट्यूब, भाई क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम किसी कैंडल को उन बबल्स के पास ले जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या पॉप साउंड, कैसी साउंड आती है, ध्यान रखना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है, 4 नंबर की केस स्टडी आ सकती है, ये यही सेम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है, मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे
जैसे हमने कल बात करी थी कि भाई एसिड्स और मेटल को रिएक्ट करके क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो हम देखते हैं कि एसिड को और मेटल को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने कल पढ़ा कि अगर हम किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डालेंगे तो उसमें क्या कहते हैं पॉप पॉप साउंड निकलती है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना। ये चीज हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करें। मेटल कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगी, वाटर, ठीक है। बात समझे कि अगर आपने मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा कैसे, देखिए मेटल कार्बोनेट, तो मेटल तो कोई भी होता है, तो मान लीजिए मैं Na मान के चलता हूँ। कार्बोनेट इज CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब, कार्बोनेट का मतलब CO3। चलिए तो CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट कराया हमने, ठीक है, HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, देखिए ये H पॉजिटिव है, क्या है, H पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो सिग्मा नेगेटिव Cl, Na इज पॉजिटिव, सी कार्बोनेट इज नेगेटिव। पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो Na किसके पास गया, Cl के पास, तो NaCl बन गया, क्या बन गया, हाँ ये टू तो बैलेंसिंग की वजह से हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद निकलेगा क्या क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या क्या निकला, वाटर और, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी के साथ जैसे मान लो अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर देखते हैं, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट हुआ, सेम सॉल्ट हमें मिलना है मेटल का, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाने हैं, बाहर निकल जाने, क्या निकल जाने हैं, बाहर, ठीक है, सेम है, सिंपल है, ठीक है। दोबारा बात करें तो मेटल कार्बोनेट को अगर आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार देखते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस, वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हम लाइम वाटर देखें, क्या देखें, लाइम वाटर का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है, नहीं, हाँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक और नाम स्लैक लाइन, एक और स्लैक लाइन, आप हिंदी में बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो लाइम वाटर को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, और थोड़ा ना मिल्की हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, मिल्की, मिल्की, मिल्की समझते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, मिल्की मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, कैसा प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। अच्छा इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी में मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गुजारे उसके अंदर से तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या मिलता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में क्या है, सॉल्युबल होता है, क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ सकती है कि लाइम वाटर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो हमें क्या मिलेगा, और अगर जो भी मिलेगा उसको भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में से गुजारे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कि अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से गुजारा जाए तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होगा, मिल्की होगा, क्या होगा, मिल्की होगा। और उसके साथ उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम किस में से गुजारे, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या मिलेगा, ठीक है, जो कि पानी में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप एसिड में डालेंगे क्या होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं,
तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन की जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, चाहे आप HBSC बोर्ड में हो चाहे आप CBSE बोर्ड में, इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी NaOH के अंदर, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है, HCl मिलाया, क्या मिलाया, सिंपल, देखिए मैं बार बार कहता हूँ फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही मेरी बात। तो आप सोचो, देखो ये सिग्मा पॉजिटिव, ये सिग्मा नेगेटिव, H इज सिग्मा पॉजिटिव, Cl इज सिग्मा नेगेटिव। अब आप सोचो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो Na किसके पास गया, Cl के पास, तो क्या बन गया NaCl, और पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास गया तो क्या बन गया H2। देखो सिंपल हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से अगर आप करेंगे तो आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर NaOH के अंदर हम फिलोक्टिन ऐड करते हैं, चेक करने के लिए क्या ऐड करते हैं, फिलोक्टिन। फिलोक्टिन क्या है, फिलोक्टिन क्या है, एक इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज, कौन सा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो फिलोक्टिन ऐड किया, ठीक है, फिलोक्टिन ऐड किया तो कैसा बन गया हमारा, पिंक कलर का बन गया, क्या सॉल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH का जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने फिलोक्टिन ऐड किया तो वो सॉल्यूशन हमें कैसा मिला, पिंक कलर का मिला, किस कलर का मिला, पिंक कलर का मिला। और उसी पिंक कलर से हमने क्या पता चला कि NaOH का एक बेस है, क्या है, एक बेस है, और बेस के अंदर हमने जब एसिड मिलाया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या मिला, क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, ये क्या है, एक बेस है, क्या है, ये बेस है, इसमें HCl मिलाया, मतलब क्या मिलाया, एसिड मिलाया, हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, क्या मिला, क्या है, ये आपका सॉल्ट और ये आपका वाटर, ठीक है, वाटर बाहर निकल गया, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोल देते हैं, पेपर वाला आपसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपको लिखना है व्हेन बेस इज रिएक्ट्स विद एसिड एंड इट फॉर्म्स थ्रू सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और उसका एग्जांपल आप इन दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे पेट में इतना ज्यादा एसिड हो जाता, पेट में दर्द हो जाता है, होता, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उस एसिड को खत्म करने की दवाई देता है, तो उस दवाई में क्या होता है, बेस, क्या होता है, बेस, ताकि आपके पेट में क्या बने, न्यूट्रल हो जाए वो पेट, ठीक है, वो जो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। आप सोचो मान लो किसी चीज पे +5 चार्ज है, +5 है, उसमें अगर हमने -5 मिला दिया तो क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया, तो जो न्यूट्रल होता है उस पर कितना चार्ज होता है, 0, क्या होता है, 0, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन की, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। क्या है कि हमने कोई कॉपर ऑक्साइड लिया, क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, और उस कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, धीरे 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 हल्का हल्का क्या ऐड किया, क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl, क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl, और जब डाइल्यूट HCl ऐड किया तो हमें ब्लू ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन मिला, कैसा कलर का मिला, और वो ब्लू ग्रीन किसकी वजह से हुआ, कॉपर क्लोराइड की वजह से, किसकी वजह से हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट किया गया कॉपर क्लोराइड हमें मिला, ठीक है। तो मतलब मेटल ऑक्साइड को आप जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर। तो इसको ध्यान रखना, रिएक्शंस को हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट की, पार्ट 2 आपने देख लिया होगा इशू, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है।
तो हमने कल बात की थी कि एसिड में अगर हम बेस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो HX प्लस MOH, M मतलब कोई मेटल है, यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो क्या बॉन्ड आया? MX तो निकल गया बाहर और HOH, तो HOH कितने H हो गए? 2H और एक O बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जब हम बात करें बेसिस की तो बेस अधिकतर क्या होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस क्या होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बहुत से ऐसे बेस होते हैं, बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। और ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली, ठीक है। एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। दे आर सॉपी। कैसे होते हैं ये? सॉपी होते हैं। कैसे पता चलेगा? टच करके। कैसे होता है? टच करके, ठीक है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बेस, ठीक है। और वो एल्कली कैसे होते हैं? सॉपी होते हैं टच में, ठीक है, टेस्ट में बिटर होते हैं और कोरोसिव। कोरोसिव समझते क्या होता है? कोरोसिव क्या होता है? कोरोजन पढ़ा? कोरोजन वहीं से कोरोसिव आया है, ठीक है। अच्छा जी, नेवर टेस्ट देम एज दे मे कॉज हार्म। कभी भी हमें इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कल हमने बात कर ली थी इस पे, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना ज्यादा क्या कहते हैं रिएक्टिव होता है या कितना ज्यादा वो उसकी पीएच वैल्यू रखता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हमें पीएच स्केल से। किससे पता चलता है? पीएच स्केल से। पीएच स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल है, ऐसा मापने का डिवाइस है जिससे हम ये नापते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग क्या है, वो एसिड है या वो बेस है। और कैसे पता चलेगा कोई कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन कितना ज्यादा बेसिक है? उसके लिए हम क्या करते हैं? पीएच स्केल होता है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं ये 7 6 5 4 3 2 1 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। जीरो भी होता है हालांकि। तो हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जीरो से लेके मतलब 0 प्लस से लेके 6 प्लस तक क्या होता है? यहाँ पे एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एसिड। और 7 से लेके 14 तक क्या पाए जाते हैं? बेस। जबकि 7 क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। बात समझ में आई? तो अब हम इसकी अगर बात करें, इसको इजी फॉर्म में समझे, तो जैसे जैसे ये डाउन होता जाएगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी, उसको क्या बोलते जाएंगे? वो उतना ज्यादा एसिडिक है। तो अगर हम बात करें जैसे 1, अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है तो वो मोर एसिडिक है, किसी का पीएच वैल्यू 5 है तो, ठीक है, क्या है? मोर एसिडिक है। तो एसिडिटी की जो वो है क्या कहते हैं इंक्रीजिंग सिस्टम है, वो किधर होता जाता है? जैसे जैसे हम डाउन जाते जाएंगे, ठीक है, पीएच वैल्यू की तरफ। और अगर हम पीएच देखें तो सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होगा? ये वाला। और सबसे खतरनाक बेस कौन सा होगा? ये वाला। बात समझ गए? अगर मैं बेस की करूं तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसी बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। नंबर डिक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस है नहीं, नंबर डिक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस। ऐसे बेस का है, नंबर डिक्रीजेस बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या पीएच स्केल पाया जाता है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं।
तो सबसे पहले जो आपकी बुक के अंदर है कि हमारी जो बॉडी की पीएच रेंज है वो कितनी है 7.0 टू 7.8। देखिए एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं, और एमसीक्यूज तो बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से देखना कि जो हमारी बॉडी है उसका पीएच की रेंज कितनी होती है 7 टू 7.8, ठीक है। एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होती है अभी बताता हूँ। एसिड रेन की पीएच स्केल कितनी होती है 5.6, ठीक है। एसिड रेन आपको पता है फैक्ट्रियों से धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, व्हीकल से पोल्यूशन होता है, तो ये जितना भी ऊपर जाता है जो बारिश होती है पानी के कणों के साथ ही नीचे डलते हैं, ठीक है। तो उसी रेन को क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितनी है 5.6, ठीक है। तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, जब भी एसिड रेन रिवर्स में डलती है तो इट लॉन्ग्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो रिवर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है उसको क्या कर देती है कम कर देती है। और कम होने का मतलब क्या है मैंने बताया था, अगर पीएच वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक लेवल बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा तो वहां पे सरवाइव करने वाले एक्वेटिक लाइफ के जो प्राणी है वहां पे जो सरवाइव करते हैं उस रिवर के अंदर, उसका क्या हो जाता है रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस एक प्लैनेट है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम देखते हैं उसके एटमोस्फेयर में देखते हैं तो वो किससे बना हुआ है, एक थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है थिक कलर के, थिक होते हैं व्हाइट और येलोइश क्लाउड, किसके H2SO4 किसके होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, ये तो देखो प्लैनेट्स की बात हो गई, एसिड रेन हो गया, हमने अपनी बॉडी का पीएच स्केल देख लिया। अगर किसकी बात करें प्लांट्स की बात करें, किसकी बात करें तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो भी प्लांट होता है उसको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। तो हर एक प्लांट को अपने अपने मुताबिक पीएच रेंज की क्या चाहिए होती है सॉइल चाहिए होती है, ताकि वो क्या कर सके एक हेल्दी ग्रोथ कर सके, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें स्टमक की बात करें तो ड्यूरिंग इन डाइजेशन, डाइजेशन समझते हैं आप लोग, ठीक है, जब हम डाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है HCl प्रोड्यूस करता है, आपको पता हो तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, जो हमें क्या देता है पेन देता है और इरिटेशन देता है, क्या देता है इरिटेशन। कई बार क्या होता है कि हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, वो जब डाइजेशन चालू होता है तो डाइजेशन जब चालू होता है तो क्या होता है कई बार क्या होता है हम उसको पचा नहीं पाते, क्या होता है हम उसको पचा नहीं पाते तो हमें क्या होता है इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, और क्या होता है पेन होता है, कहाँ पे स्टमक में, बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। जब हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं फिर हम क्या करते हैं टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, और इस पेन से निकलने के लिए हम क्या करते हैं पीपल यूज बेस, क्या यूज करते हैं बेस, क्यों क्योंकि एसिड है पेट में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी पढ़ी ना हमने, ठीक है, तो बेस का यूज करते हैं और उस बेस को क्या बोलते हैं हम एंट एसिड्स, क्या बोलते हैं एंट एसिड्स, क्या बोलते हैं एंट एसिड्स, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल बताऊं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या ए मिल्ड बेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टूथ डीके की, किसकी बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया था और एमसीक्यूज तो आ ही सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन आता है, नहीं तो केस स्टडी आती है उसमें भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो टूथ डीके है क्या, ठीक है, टूथ डीके का पीएच कितना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज हो सकती है। देखो हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है तो वो क्या है बोन्स नहीं है, क्या है इनेमल, क्या है टूथ इनेमल, क्या है टूथ इनेमल, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या देखते हैं जो टूथ डीके है वो स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट होता है पीई वैल्यू माउथ के अंदर की कितनी होती है लोअर देन 5.5, तो जाहिर सी बात है एसिडिक है, क्योंकि 7 से जैसे जैसे नीचे आएगा एसिडिक होता जाएगा, तो एसिडिक है मतलब अम्लीय है। तो टूथ डीके सॉरी टूथ इनेमल क्या होता है जो किससे बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्रेटाइट, क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्रेटाइट, ठीक है।
जो क्या है, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है? कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया हार्डर सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या कहते हैं, पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि भाई हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो वो टूथ इनेमल है। क्या है बच्चे? बोन्स लिखते हैं, बोन्स नहीं है, क्या है? टूथ इनेमल। क्या है? तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिजोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, इट डज नॉट dissolves in water but is chlorinated when pH in the mouth is below 5.5। लेकिन ये क्या होता है, रस्ट होते रहते हैं, धीरे धीरे गिरते रहते हैं अगर इसका जरा pH ज्यादा कम चला जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माउथ प्रोड्यूस करता है एसिड डिग्रेडेशन के अंदर। कब? जब शुगर और फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं, बचे रह जाते हैं माउथ के अंदर। खाना खाने के बाद, हमने खाना खाया तो हमने क्या किया, खाना खाया, दांतों चबाया, चबाया, चबाने के बाद क्या हुआ, चबाने के बाद क्या हुआ, हमने खाना पेट में चला गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ पार्टिकल्स शुगर के, ठीक है, या फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह गए। अब वो हमारे दांतों में जब फंसे रह गए तो वो क्या करेगा, हमारे दांतों को धीरे धीरे सड़ाएगा, नहीं सड़ाएगा, कैविटी बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमारे इनेमल को दिक्कत करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया करते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए क्या देखते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्या है कि आप अपने माउथ को क्लीन रखें खाना खाने के बाद। तो ये क्या होता है, पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद, ये आपने सबने पढ़ा है। ठीक है, आपको सबको पता है कि 40-45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक घूंट पानी जरूर, ठीक है, मुंह के अंदर रिवोल्व करो, करते हैं ना, मुंह के अंदर रिवोल्व करो, और रिवोल्व करने के बाद उसको चाहे अंदर लो चाहे उसको बाहर फेंक दो, बट एक बार जरूर पानी को मुंह में लो, ताकि क्या हो, ताकि हमारे खाने के हमने जो खाना खाया है उसके कुछ पार्टिकल जो दांतों में फंसे रह जाते हैं वो फंसे ना रहे। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, तो क्या करो, आफ्टर ईटिंग फूड माउथ को क्लीन करो। और इसका सबसे अच्छा क्या है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे टीथ को क्लीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के हेल्प करते हैं। ठीक है, एसिड से। और हमारे जो टूथ की बीमारी हो सकती है, कैविटी हो सकती है, खराब हो सकते हैं, उसको टूथ डीके कहा जाता है, और उस टूथ डीके से हमारे दांतों को बचाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं, हम हमारे जो दांत है उसके ऊपर टूथ इनेमल है। क्या है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो डाइजेस्ट तो हो गई, हमने खाना खाया वो चला गया अंदर, लेकिन जब खाना खाने के बाद जैसे थोड़ा बहुत खाना क्या हमारे दांतों में फंसा रह जाता है। ठीक है, शुगर फंसी रहती है, दांतों में खाना फंसा रहता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे कैविटी का रूप ले लेता है, हमारे दांतों के इनेमल को सड़ाना शुरू कर देता है। उन सबसे बचने का उपाय क्या है, आप माउथ को क्लीन करो खाना खाने के बाद। ठीक है, और टूथपेस्ट का यूज करें, क्योंकि वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं वो, बेसिक होते हैं। आप देखना कई बार चोट लग जाती है, हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं, है ना, कोलगेट वगैरह लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है। क्या होता है वो, बेसिक। आप इस चीज को तो दिमाग में रखिए कि जब भी हम कोई खाना खाएं तो अपने माउथ को क्लीन जरूर करें। हम लोग ब्रश करते हैं, हम कब करते हैं, सुबह पहले ब्रश किया, उसके बाद खाना खाया, फिर सो गए, या कुछ भी काम में लग गए। शाम को क्या करते हैं, अगर ब्रश करते भी हैं तो ब्रश किया, खाना खाया, सो गए, या फिर ब्रश करते ही नहीं। ठीक है, आपका जो पेस्ट है 12 घंटे तक आपकी प्रोटेक्शन देता है आपके दांतों को, बट क्या है, खाना खाने के बाद एक बार जरूर या तो ब्रश कीजिए, या टूथपेस्ट कीजिए, या कुल्ला कीजिए, जरूर 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 कीजिए, ताकि आपके टूथ डीके कभी भी ना हो। बात समझ में आई? ठीक है, टूथ इनेमल को नुकसान मत दीजिए। टूथ इनेमल, अगर टूथ इनेमल सड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा, तो आप कोई ठंडी चीज खा रहे हैं तो वो ठंडी चीज भी लगेगी। ठीक है, गर्म चीज खा रहे हैं तो मतलब झंझनाहट सब महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? ठीक है, तो इसीलिए टूथ डीके से बचें, टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट रखें। ठीक है, और टूथ इनेमल को प्रोटेक्ट कब रखा जा सकता है, जब हम क्या करें,
खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन रखें। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए इसे आगे चलते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा एसिड होता है, ये किस चीज के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विनेगर की। तो विनेगर क्या होता है? सिरका, पता है सबको। ठीक है, कौन सा एसिड मिलता है इसके अंदर? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। और लेमन हो या ऑरेंज हो, उनमें कौन सा एसिड मिलेगा आपका? सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा। ठीक है, और टैनामोइन में कौन सा मिलेगा? टार्टरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। टोमेटो में कौन सा मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। देखिए क्या है, पिछले साल पेपर में था टोमेटो भी। ठीक है, इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो इंश्योर आपको बिल्कुल याद हो। ठीक है, याद करके जाइएगा, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, श्योर मिल्क मतलब कर्ड, दही मतलब कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और आंट स्टिंग हो या निटल स्टिंग हो, उनमें कौन सा एसिड मिलेगा? मिथेनॉल। देखिए निटल स्टिंग की एक आपकी एक्टिविटी भी दी हुई है। निटल स्टिंग क्या होता है? एक पौधा होता है, ठीक है, बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है? नेचुरल चीज है, ठीक है, जिसके कांटों में अगर आप इंसिडेंटली छू लेते हैं फ्रेंडली, तो क्या होता है? उसके अंदर क्या पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसको राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और ध्यान रखिए इस चैप्टर के अब हम सोल्ट रह गए, पीएच सोल्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने एसिड और बेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। देखिए हमने पहले जो क्लास ली उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, सोल्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करें किसकी? सॉरी, एसिड्स और बेस हम पढ़ चुके हैं, सोल्ट की आज हम बात करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज हम। ठीक है, बिल्कुल डीपली हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, और इस चैप्टर से जुड़े हुए जो सोल्ट है आपकी इसमें, वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ब्राइन क्या होता है। ब्राइन क्या होता है? देखिए जब हम किसी भी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखिए क्या क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, ये एक नंबर का एमसीक्यू आता है कई बार कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम? ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है सीबीएसई और एचबीएसई में, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लोरोएल्कली प्रोसेस किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोरोएल्कली प्रोसेस कहते हैं आपका जब इलेक्ट्रिसिटी, क्या चीज? जब इलेक्ट्रिसिटी किसी ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है। ब्राइन आपको बता दिया मैंने, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन के अंदर से गुजारी जाती है, तो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस मिलने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्कली प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगी? NaCl, ये क्या आपका? ब्राइन है, ब्राइन के अंदर से पानी था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गुजारा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से गुजारते तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इस कंटेनर के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा। तो देखिए इसी हमें क्या मिलेगा? ब्राइन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से गुजारेंगे तो हमें NaOH मिलेगा, एक क्लोरीन गैस मिलेगी और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कहां पे लगेगी? कैथोड के पास। कहां पे लगेगी? कैथोड के पास, वेरी गुड। और Cl2 क्लोरीन गैस कहां लगेगी? एनोड के पास। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो कहां इकट्ठा हो जाएगा? नियर टू कैथोड। कहां इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड के पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, या फिर कहता है क्लोरोएल्कली प्रोसेस बताओ, तो क्लोरोएल्कली प्रोसेस आप कैसे बताएंगे? व्हेन अ ब्राइन, ब्राइन मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब किसी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी से गुजारा जाता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? वेरी गुड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या क्या चीज? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? और कैथोड पे कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? कैथोड के पास। कहाँ मिलेगा? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अब जो ये क्लोरीन गैस बनती है ना, ये वाली क्लोरीन गैस,
इस वाली क्लोरीन गैस को हम कहाँ यूज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, क्या यूज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस भी जानेंगे हालांकि, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्लोरीन गैस को कहाँ यूज किया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता है, इसे क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइन, क्या कहते हैं, तो सिलेक्ट लाइन के अंदर से जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा, ये ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम यूजेस की बात करें, सबसे पहले कहाँ यूज होता है, कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना और उसके यूजेस बताइए, क्या पूछेगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट डाउन इट्स यूजेस, बात समझ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद कॉटन और लीचर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, दूसरा वुड पल्प में भी यूज किया जाता है ब्लीच करने में, ठीक है। उसके बाद भाई जैसे कपड़े धोने के बाद जो लॉन्ड्री में जाते हैं उसकी ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको, और पानी को जम्स से बचाने के लिए, जम्स फ्री करने के लिए, पीने के पानी को भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, याद रहेगी बात। चलिए दूसरा सॉल्ट देखते हैं, दूसरा सॉल्ट क्या है आपका, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या करता है, देखिए NaCl, NaCl को क्या कहते हैं हम, इसका कौन सा, सोडियम क्लोराइड, क्या चीज, क्या हम इसको ब्राइन कह सकते हैं, एक्वस हुआ, ठीक है। उसके बाद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारा, ये क्या है, अमोनिया, क्या है, याद रहेगी, NH3 के साथ निकाला तो हमें क्या मिला, NH4Cl, क्या मिला, मतलब अमोनियम क्लोराइड, क्या मिला, और क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या मिला, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं। और इस देखो कई बार पूछ लेता कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा सोल्ट है, तो नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, कैसा सोल्ट है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट, कोरेजन आपको बताया था मैंने, ठीक है, नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है, यूजेस देखते हैं। सबसे पहला बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरी चीज भाई इसका एंटासिड्स के रूप में भी यूज किया जाता है। तीसरी चीज सोडा एसिड में फायर एक्सटिंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। और आप देखो बेकिंग सोडा को कहाँ यूज करते हैं, घरों में क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में, है ना, किचन में भी यूज होता है, नान वान बनाने में भी यूज होता है, तो किचन में यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेस के रूप में यूज होता है, बेसिक सोल्ट है ये, कैसा सोल्ट है, ठीक है। और बेसिक सोल्ट NaCl को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गुजारा अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सोल्ट आपकी उसमें क्या है, वॉशिंग सोडा, क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, बेकिंग सोडा मिला, क्या मिला, तो बेकिंग सोडा हमने लिया NaCl3 ले लिया, उसी बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, क्या किया, हीट करने के बाद क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, क्या मिला, और पानी बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में ही हमने क्या किया, बहुत सारा पानी मिला दिया, बहुत सारा, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, कितना, 10 टाइम्स ऑफ वाटर, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने टाइम्स पानी मिला दिया, 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ऑफ वाटर मिला दिया, बहुत सारा पानी मिला दिया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला हमें, वॉशिंग सोडा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया, तो हमें क्या मिला, वॉशिंग सोडा मिला, क्या मिला। इसके अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो ये कहा था, गिलास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और ये सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, जैसे बोरोक्स, जैसे, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कि भाई घरों में यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए नहीं करते, घरों में कई बार यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है। आजकल तो वॉशिंग मशीन सारी उसमें डाल दो, है, अपने आप धो के दे देगी, वॉशिंग पाउडर निरमा है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, है, हाँ, ठीक है।
तो अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या करता है? परमानेंट हार्डनेस क्या करता है? ये पानी की खत्म करता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग, खत्म कर देना। क्या कर देना? खत्म करता है जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो। ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए जहां हार्ड वाटर पाया जाता है वहां पे डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है और डिटर्जेंट को वहीं ज्यादा यूज किया जाता है जहाँ हार्ड वाटर होता है, जहां पानी में सोपनेस नहीं होती या कम होती है। ठीक है, ताकि वो क्या करे? हार्डनेस खत्म करे पानी की और हमारे कपड़े आसानी से धुल सके। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पीओपी। ठीक है, हम पीओपी जानने से पहले देखिए पीओपी क्या होता है। वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बट इसको जानने से पहले हमें क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा जानना जरूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। एक कॉपर सल्फेट, हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए। अगर हम उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, क्या करते हैं? वाटर को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, थोड़ा ड्राई करते हैं, तो क्या होता है? जब हम हीट करते हैं ना क्रिस्टल्स को, तो वाटर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर रिमूव हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर से वाटर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। वाटर जब रिमूव हो जाता है तो हमें सोल्ट कैसा मिलता है? व्हाइट कलर का। कैसा मिलता है? तो मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, हमने क्या किया? उसको हीट प्रदान करी ताकि उस कॉपर सल्फेट जो वेट था वो क्या हो जाए? ड्राई हो जाए। कैसा हो जाए? अब आप लोग खुद देखो, आपके घरों में जो नमक पाया जाता है क्या वो वेट होता है? कैसा होता है? ड्राई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कि जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन जो वेट है वो कैसा हो जाए? ड्राई हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन है उसमें से क्या करते हैं? वाटर को रिमूव कर देते हैं। वाटर का रिमूव कैसे होता है? जब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब उसको हीट दी जाती है। क्या दी जाती है? हीट। जब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है पानी को उड़ाना, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि दोबारा उसमें पानी ऐड कर देना। ठीक है ना? अच्छा जी, तो हमें कैसा सोल्ट मिलता है? व्हाइट कलर। इफ द क्रिस्टल्स अगेन ऐड विद वाटर, अब हम दोबारा उसमें क्या ऐड कर दे? पानी ऐड कर दे, तो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे दोबारा से। किस कलर के मिल जाएंगे क्रिस्टल्स? ब्लू कलर के क्रिस्टल हमें मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था? कॉपर सल्फेट था, उसको हमने क्या किया? हीट दी ताकि वो वेट था, पानी था उसमें, वो क्या हो जाए? पानी उड़ जाए और वो क्या हो जाए? सूख जाए। पानी उड़ गया, किस कलर का सोल्ट मिला हमें? व्हाइट कलर का। अब हमने क्या किया? दोबारा से उसमें पानी ऐड कर दिया, वाटर को क्या कर दिया? दोबारा से ऐड कर दिया। तो अब हमें कैसा सोल्यूशन मिला? ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला। कैसा सोल्यूशन मिलेगा? ठीक है, आगे देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब जब किसी का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। चलिए देखते हैं। फिक्स होते हैं। एक परसेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सेंट, जिस जो सॉल्ट बन रहा है उसका एक वन फॉर्मूला यूनिट बनाना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? फिक्स होंगे। जैसे 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कितना पानी है? 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? ठीक है, तो अच्छा अब एक और सोल्ट देखते हैं। ऐसा ही जैसे हमने कॉपर सल्फेट देखा, एक और सोल्ट देखते हैं। ठीक है, तो हम उस सोल्ट में क्या करते हैं? वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद क्या आता है? CaSO4.2H2, मतलब कैल्शियम सल्फेट। क्या चीज? ये क्या पढ़ा हमने? कॉपर। अब ये क्यों लिखा मैंने पीओपी में? हालांकि इसका कोई काम नहीं है पीओपी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है वन फॉर्मूला यूनिट में? 5। कितने हैं? 5। तो और इसमें पूछ ले, जिप्सम पूछ ले, कैल्शियम सल्फेट में कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। ध्यान रखना है। ठीक है जी। और कॉपर सल्फेट जो वाटर ऐड कर दिया जाए तो किस कलर का मिलता है? ब्लू कलर का। और उसको वेट कर दिया जाए तो किस कलर का मिलेगा? व्हाइट कलर का। याद रहेगा बात? ठीक है, ये मैं कलर्स लिखवा चुका हूँ। कलर्स पे हमारी एक अलग से वीडियो आ चुकी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं और मैंने आप लोग लिखवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ वन हीटिंग जिप्सम। अगर हम जिप्सम को हीट करें कितने डिग्री पे? 373 केल्विन। कितने डिग्री पे? 373
3 केल्विन, कितने पे हीट कर रहे हैं हम? 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे। तो क्या होगा, हमें क्या मिल रहा है? वो क्या, वाटर क्या कर देगा मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा। भाई जाहिर सी बात है, हीट देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो उड़ेंगे, तो वो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे होता है देखो, कैल्शियम मतलब Ca, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब आधा, हेमी हेमी इसमें नहीं बोलते मैथ में, हेमी मतलब आधा, तो हेमी और H2 मतलब हाइड्रेट, H2 मतलब हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हमें मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। ठीक है, अच्छा जी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला निकल के आया? CaSO4 डॉट हाफ H2O। नाम क्या निकल के आया? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी, हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। बात समझ में आई? तो पीओपी का ये एक और नाम भी ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है? तो आईयूपीएसी नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है जी, अच्छा जी। अगर हम दोबारा, अच्छा ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। यूज कहाँ का है इसका? तो यूजेस ध्यान रखना, यूजेस कहाँ का है कि डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको किसमें? बोन्स को, फ्रैक्चर बोन्स को दोबारा राइट पोजीशन पे जोड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। ठीक है जी, फ्रैक्चर होने के बाद। उसके बाद और क्या यूज होते हैं भाई? टॉयज बनाने में यूज होते हैं, खिलौने बनाने में, और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, घरों में निकल आते पीओपी। ठीक है, घरों में यूज किया जाता है, डेकोरेशन में पीओपी यूज होती है, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी की जाती है। कई बार उस पर नहीं होते, फर्श में कराते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, पीओपी के अंदर दोबारा से री क्रिस्टलाइजेशन करें, दोबारा से क्या करें, पानी ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा? दोबारा जिप्सम मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? दो। अब ये पूछा जा सकता है कि पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? हाफ, हाफ। कितने हैं? हाफ, हेमी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो पीओपी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? हाफ। जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है? कॉपर का सल्फेट में कितने हैं? याद रहेगी बात। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर दोबारा से पानी मिला दिया जाए तो किस कलर का बनेगा? ब्लू। अगर मान लो पहली बार पानी को उड़ा दिया जाए तो किस कलर का है? व्हाइट, व्हाइट सोल्ट। ठीक है, याद रहेगी बात। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर से जितनी वीडियो आप एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो डाउट नहीं हो बताइए। ठीक है, कल हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब एमपी एक्सीलेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।